बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार। हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो। बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। शिखर पर पहुंचने से ज्यादा चुनौती भरा उस पर कायम रहना होता है। विधानसभा चुनाव की कामयाबी के बाद भाजपा की पूरी कोशिश इस वक्त विधान परिषद चुनाव की रेस को बड़े फासले के साथ जीतने की है। इस चुनाव में प्रचार का दौर अब थम चुका है। 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मैदान में भाजपा का सीधा मुकाबला सपा से है। आमतौर पर राज्य में जिस पार्टी की सरकार रही है, हमेशा विधान परिषद चुनाव में उसी की आंधी चली है। बावजूद इसके भाजपा कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं। 36 में से 9 सीटों पर निर्विरोध जीत के बाद भी पार्टी के रणनीतिकार बाकी बची 27 सीटों पर सपा को मात देने के लिए कोई दांव खाली नहीं छोड़ रहे। पार्टी के दिग्गज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर भी चुभने वाले तीरों की बौछार कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश ने भाजपा पर लोकतंत्र में लूट का आरोप लगाया था। 24 घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद भी इस बयान पर माहौल गरमाया हुआ है। आज मैं विधान परिषद चुनाव का पूरा विश्लेषण करूंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर इस चुनाव का असर दूर तक दिखने वाला है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ 22 की दूसरी चुनावी जंग भर का नहीं है। 2024 के लिए भी तमाम दलों ने अपने अपने तीर कमान को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। आखिर इस तैयारी में किसकी रणनीति विरोधियों को चुभने वाली है, मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। बाहुबल की परीक्षा के लिए हर बार पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती। छोटे से पत्थर को उछालकर इसकी ऊंचाई से शक्ति का परीक्षण किया जा सकता है। भाजपा के लिए विधान परिषद का चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखते हुए इसे बढ़ाने का है। एक के बाद एक लगातार 4 चुनाव में महाविजय के बाद भाजपा की कोशिश विरोधियों के दिल और दिमाग पर अपनी ऐसी धमक कायम करने की है जिससे उन्हें भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगे। लेकिन सपा भी कोई दांव खाली नहीं छोड़ रही। अखिलेश फिर मैदान में आगे बढ़कर खुली ललकार सुना रहे। सौ सीटों के सदन में 36 का संग्राम। नौ सीटों पर निर्विरोध जीत, 27 पर अब इम्तिहान। 36 के चुनाव थे, 9 के निर्वाचन हो गए, 9 निर्विरोध हो गए। 6 सीटों पर है और निर्वाचन है, तो स्वाभाविक रूप से जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हाफ वाटे नहीं लड़ते हैं ना। तो जीत तो पूरी होनी चाहिए और जीत पूरी होनी चाहिए। सभी सीटों पर उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। सपा के खिलाफ भाजपा का मिशन क्लीन बोल्ड। विधान परिषद चुनाव की जिले जिले में तूफानी भिड़ंत। समाजवादी पार्टी लड़ रही है और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा सीटें जीतेगी। कि जिस तरीके से
पहले लूट हुई थी लोकतंत्र की, ये दोबारा न हो। ये अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन है। जैसे पहले 5 साल फ्रस्ट्रेशन में रहे, फिर 5 साल पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। इनको मिलने वाला कुछ है नहीं। पश्चिम से पूरब तक, उत्तर से दक्षिण तक सीधी जंग। अखिलेश की दूसरी परीक्षा। डबल जीत की कमल दहार। बात तो चुभेगी। पूर्वांचल में विधान परिषद चुनाव को लेकर हर चौक चौराहे पर इस बार खासी चर्चा है। इसकी वजह कहीं बाहुबलियों के साए में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं तो कहीं विरासत की सियासत के दावेदार। लेकिन भाजपा का ऐलान है कि उसके उम्मीदवार मैदान में सबसे आगे दिखेंगे। पार्टी के दिग्गज कह रहे हैं कि आम लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी उनके प्रत्याशी पहली पसंद है। इसलिए सबसे पहले पूर्वांचल का मिजाज देख लेते हैं, जो चुनावी शोर थमने के बाद एक रहस्यमयी चुप्पी में डूबा नजर आ रहा है। विधान परिषद चुनाव का शोर थम चुका है। विधानसभा चुनाव के महीने भर बाद अब विधान परिषद चुनाव में वोटर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत पर हार और जीत का ठप्पा लगाएंगे। ईवीएम वाली लड़ाई के बाद अब बैलेट पेपर वाली जंग की बारी है। 9 अप्रैल को अब सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की 36 में से 27 सीटों पर एमएलसी के जो चुनाव हैं वो 9 अप्रैल को होंगे, क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर इस चुनाव में बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतेगी तो पहली बार ऐसा होगा जब विधान परिषद में बीजेपी के पास बहुमत हो जाएगा। इस विधान परिषद चुनाव में सिर्फ उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा ही दांव पर नहीं लगी है, बल्कि तमाम विधायकों और सांसदों के लिए भी अपने अपने इलाके की सीट जिताकर पार्टी की झोली में डालने की चुनौती सामने है। इसमें प्रयागराज कौशाम्बी सीट की खासी चर्चा है। इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर वैसे तो 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। दोनों के बीच सीधी लड़ाई है। दोनों पार्टियां मजबूती से चुनाव मैदान में हैं और अपने अपने जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। हालांकि किसके दावे में कितना दम है, इसका फैसला तो 12 अप्रैल को वोटों की गिनती के बाद ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। माननीय मोदी जी और योगी जी इतने ज़्यादा जनता के बीच में आज उनकी जो साख है तो उसका हमको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, उनके सिपाही बनकर जा रहे हैं। और हमारा जो अनुमान है बहुत बड़ी संख्या में आपकी जीत होगी, हमारी जीत होगी। जनता भी त्राहिमाम कर रही है कि प्रतिदिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। इस समय गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। डीजल महंगा होने के नाते किसान बहुत मायूस नजर आता है कि हम लोग छले गए विधानसभा के चुनाव में। और विधान परिषद के चुनाव में हम निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपको विजयी बनाएंगे। इलाहाबाद कौशाम्बी सीट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले हुए विधानसभा चुनाव में दोनों जिलों की 15 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा था। प्रयागराज कौशाम्बी की सीट के इस मुकाबले को लेकर हर दल के अपने दावे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की माने तो यहाँ सपा सफाया हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में तो आप लोगों ने बड़ी जीत हासिल की। विधान परिषद के चुनाव हैं, 27 सीटों पर वोटिंग होनी है, 9 सीटों पर आप लोग ने विधान परिषद में भी ऐतिहासिक जीत होगी। और मैं यह समझता हूं कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा जैसे
विधानसभा में साफ हुआ, लोकसभा में साफ हुआ, वैसे विधान परिषद में भी साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। हम तो लोगों का वोट लेकर के जीत रहे हैं, वो तो लोगों को गुंडाई के बल पर अपनी जब सरकार थी उन्होंने जीतने का काम किया। प्रयागराज के साथ ही वाराणसी में भी दिलचस्प मुकाबला है। वाराणसी में 4,949 वोटर 3 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। भाजपा के सुदामा पटेल, सपा के उमेश कुमार और माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह के बीच यहां सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हमारा एकदम हर कार्यकर्ता मैदान में आ गया है और हम पार्टी से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। माननीय मोदी जी का ये क्षेत्र है, यहाँ पार्टी कभी हारी नहीं है, हारेगी भी नहीं। सुदामा पटेल के पहले के बयान बेहद चर्चित रहे हैं, इसलिए ये चुनावी लड़ाई और भी सुर्खियों में है। उधर वाराणसी समेत तमाम सीटों पर जीत तय करने के लिए भाजपा ने विधायकों के साथ ही मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई है। ये चुनाव विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है और इसीलिए पार्टी ने इस पर बृहद योजना बनाई है। पार्टी का एक एक वर्कर पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास कर रहा है। हम सब लोग लगे हुए हैं और परिणाम काफ़ी बेहतर आएंगे। पूर्वांचल की बस्ती सिद्धार्थनगर की सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। यहाँ भाजपा से सुभाष यदुवंश और सपा से संतोष यादव सन्नी मैदान में हैं। संतोष यादव सन्नी मौजूदा विधान पार्षद हैं। सपा ने उन पर दोबारा दांव लगाया है, जबकि भाजपा उम्मीदवार सुभाष यदुवंश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बस्ती पर लोगों की निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने भी पार्टी उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। सांसद की साख भी दांव पर है। तो सत्ता का विषय, सत्ता के माध्यम से जन कल्याणकारी काम हम करते हैं, लोगों के विकास के लिए काम करते हैं। सत्ता के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव तो जनता लड़ाती है, जनता स्वेच्छा आशीर्वाद देती है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां, योगी सरकार की उपलब्धियां, प्रधानों के अधिकार के बारे में, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकार के बारे में हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब मतदाताओं को ये तय करना है कि 27 सीटों के संग्राम का विजेता कौन होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपको आज मैं हर हॉट सीट की पूरी बिसात समझाता हूं। पश्चिमी यूपी की चुनावी लड़ाई की हर जानकारी भी आपको दूंगा। उससे पहले पूर्वांचल का रुख करता हूं। बस्ती सिद्धार्थनगर की बिसात के बारे में भी आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जी हां, सुभाष यदुवंश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बस्ती सिद्धार्थनगर सीट से युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। विद्यार्थी परिषद से राजनीति करते आ रहे हैं। संतोष यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा एमएलसी हैं। अखिलेश यादव ने फिर से भरोसा जाहिर किया है और बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए थोड़ी टक्कर ज्यादा है क्योंकि भाजपा और सपा दोनों पार्टियों के प्रत्याशी यादव समाज से आते हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है। इसके अलावा एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, बस्ती ऐसा जिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक विधायक जीता, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है। और ये जो चुनाव होता है उसमें विधायक का अपना वोट भी होता है। जाहिर सी बात है, अगर विधायक जीता है तो जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं विधायक के समर्थक होते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर लड़ाई टफ लग रही है और यही वजह है कि खुद हरीश द्विवेदी जो कि सांसद भी हैं वहां से, उन्होंने मोर्चा संभाला है बस्ती में। और इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी भी आ खड़े। लेकिन हमारे साथ इस वक्त अनुभव शुक्ला जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनुभव, अगर बस्ती की बात करें तो इस सीट पर, बस्ती सिद्धार्थनगर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। सपा ने पुराने प्रत्याशी को उतारा और भाजपा को झटका लगा बस्ती में इस बार के विधानसभा चुनाव में। और देखिए, एक विधायक अगर जीतता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो निकाय प्रतिनिधि है उनका भी समर्थन होता है। तो किस तरह की लड़ाई बस्ती सिद्धार्थनगर सीट पर देख रहे हैं अनुभव? देखिए, बिल्कुल रोहित जी, जैसे आपने कहा पूर्वांचल की ये जो सीट है, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की है
कोशिश बीजेपी की यही है कि इस सीट को भी जीता जाए। क्यों जीता जाए? एक तो सुभाष यदुवंश को यहाँ पर उतारा, वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी प्रदेश मंत्री हैं अगर वर्तमान की बात करें तो, और अगर उनको लड़ाया है तो सोच समझ के लड़ाया है कि इस सीट को भी जीता जाए। संतोष यादव सनी 7 मार्च तक उनका कार्यकाल था और फिर खत्म हुआ तो दोबारा समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। टीम अखिलेश के मेंबर माने जाते हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। और अगर पिछली बार की बात करें तो वहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था, वहाँ चुनाव हुआ ही नहीं था। लेकिन इस बार वहाँ चुनाव हो रहा है, 9 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पर जिस तरीके से सक्रियता बीजेपी की दिख रही है, देखिए आप सांसद को देखिए, हरीश द्विवेदी किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, लोग सभा चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, उसके बावजूद समय निकाल के पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी की जो सक्रियता दिख रही है, खासतौर से अगर हम इन स्थानीय निकाय की जो 41 जिले जहां 27 सीटों पर वोटिंग होनी है, उतनी सक्रियता हमें समाजवादी पार्टी की नजर नहीं आ रही है। और संतोष यादव सनी की अगर बात करें तो वो भी अपने लोगों से ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक है, हम तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो यानी उन्हें भी कहीं ना कहीं एक मैसेज होगा। और जो बात आपने सबसे पहले कही कि ये एक ऐसा चुनाव है जो माना जाता है कि जिसकी सरकार होती है, कहीं ना कहीं जो वोटर है वो उसके साथ चलता है, या फिर इस चुनाव में दिशा वहीं से तय हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आम वोटर नहीं है, यहाँ जो वोटर है वो ग्राम प्रधान है, बीडीसी है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत का सदस्य है, जो नगर निगम के पार्षद हैं वो हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं वोट किसको जाकर करे। अब पंचायत के जब चुनाव हुए तो ज़्यादा सीटों पर बीजेपी जीती, तो अगर वहाँ हर एक सीट पर बीजेपी के लोग हैं तो फायदा उसका बीजेपी को मिलेगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को एक्टिव होना चाहिए उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रही। हाँ, बस्ती की आपने बात कही कि सिर्फ एक सीट बीजेपी जीत पाई विधानसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए राम प्रसाद चौधरी एक बड़े नेता थे और जब वो बसपा छोड़कर आए, समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला। पर क्या राम प्रसाद चौधरी का इतना इंटरेस्ट इस चुनाव में है? ये भी एक बहुत बड़ी, अगर हम कहें तो एक वजह है, एक रीजन है। बिल्कुल। तो अनुभव, इसके अलावा देखिए एक और सीट अगर बात करें, अगर हम अवध क्षेत्र की अगर बात करें तो रायबरेली सीट की बात करें, हालांकि वहां पर यह कहा जा रहा है कि भाजपा कंफर्टेबल पोजीशन में, लेकिन वो सीट भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि मंत्री महोदय वहां से चुनावी मैदान में। देखिए बिल्कुल, दिनेश प्रताप सिंह को वहाँ बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया और दिनेश प्रताप सिंह जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से ही कांग्रेस ने लगातार कई पिटीशन दी कि उनकी जो सदस्यता थी विधान परिषद उसको रद्द किया जाए। पर आखिरी समय में वो रद्द नहीं हुई और उनकी सारी याचिकाएं खारिज हो गई। तो दिनेश प्रताप सिंह का भी कार्यकाल आप देखिए तो टेक्निकली 7 मार्च को ही खत्म हुआ है और अभी इलेक्शन हुए नहीं, नतीजे आए नहीं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मंत्री बना दिया रायबरेली से। तो बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी, उन पर बड़ा भरोसा किया। क्यों? क्योंकि वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा का। ऐसे में उन पर जो जिम्मेदारी दी या उन पर जो भरोसा जताया, वो उन्हें लग रहा है कि इस बार आसानी से जीत जाएंगे। और जो बात आपने कही कि वहाँ पर बीजेपी की जो सिचुएशन है, वो लग रहा है कि कंफर्टेबल विन वहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि हमने जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, मैं खुद रायबरेली गया था और वहाँ पर संख्या नहीं थी बीजेपी के पास, इतने सदस्य नहीं थे कि वो अपना अध्यक्ष चुनवा पाए। लेकिन वहाँ जो रणनीति तय की वो दिनेश प्रताप सिंह ने ही वो रणनीति तय की और आखिरी वक्त में बीजेपी वहाँ जीत गई, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर उसका कब्जा हो गया। तो उस रणनीति को दिनेश प्रताप सिंह ने अगर सेट की तो क्या अपने चुनाव के लिए वो सारी चीजों को अरेंज नहीं कर रहे होंगे? हाँ, ये अलग बात है कि उनके भाई को हरचंदपुर से बीजेपी ने टिकट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव, आप हमारे साथ बने, आपके पास आता हूं और अब बात पश्चिमी यूपी की भी कर लेते हैं। अवध से इस तरफ आते हैं जहां निर्विरोध जीत के बाद बची तमाम सीटों पर आर पार की टक्कर है। भाजपा और सपा के बीच में ही है। हर उम्मीदवार का दावा है कि वोटर उसका ही दामन थामेंगे, उसके ही माथे पर विजय तिलक लगाएंगे। लेकिन चुनाव में ऊंट किस करवट बैठे ये कोई नहीं जानता। देखते हैं पश्चिमी यूपी की हॉट सीट की चुनावी बिसात कैसी है। पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव के महीने भर बाद भाजपा और सपा गठबंधन के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। कई सीटों पर आमने सामने की टक्कर है।
पश्चिमी यूपी में मेरठ गाजियाबाद सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ भाजपा और सपा रालोद के गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है। भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र भारद्वाज मैदान में हैं, तो सपा रालोद की तरफ से सुनील रोहटा उन्हें चुनौती दे रहे हैं। जहाँ तक इस चुनाव की बात है तो मैं अभी हापुड़ के सारे ब्लॉक में ब्लॉक वाइज मैंने मीटिंग की है। 90% वोटर वहाँ पे आ रहा है। 10% वोटर होता है, किसी का काम रह गया, घर पे कुछ काम है, कोई परेशानी है, वही वोटर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हमारी 4250 से 60 वोटों का ये चुनाव है और हमें लगता है कि 3,500-4 हज़ार वोट हमें मिलेंगी और दूसरा प्रत्याशी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। हमारे पास पर्याप्त इतनी वोट है कि भाजपा का प्रत्याशी शायद नज़दीक भी ना पहुँच पाए। किसान और मजदूर पहले से ही इनसे तरसते कि इन्होंने कैसे सरकार बनाई, क्या बनाई, वो इस समय इस बारे में कहने की कोई उचित नहीं है। लेकिन इस समय जो है वोटर जो है गठबंधन को वोट देगा। इस एमएलसी चुनाव में सपा ने रालोद को 2 सीटें दी थीं। इनमें एक सीट मेरठ गाजियाबाद की है, जबकि दूसरी बुलंदशहर की। बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुका है और अब मेरठ गाजियाबाद सीट की हर तरफ चर्चा है, जहां मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। पर दावा है कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा इस चुनाव में भी मुंह की खाएगी। अखिलेश यादव जी बुरी तरीके से हारने वाले हैं। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि एक भी सीट वो उत्तर प्रदेश में एमएलसी की नहीं जीतने वाले हों, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, देश का जो चुनाव आयोग है वो दुनिया भर के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रसिद्ध है, उसकी प्रतिष्ठा है। ये इस प्रकार की बातें करना, देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका जो कम विश्वास है उसको प्रदर्शित करती है। आगरा फिरोजाबाद सीट विधानसभा परिषद चुनाव की हॉट सीट में शामिल है। यहाँ भाजपा और सपा रालोद गठबंधन के तेवर आक्रामक हैं। यहाँ भाजपा की तरफ से विजय शिवहरे मैदान में है, तो सपा ने मौजूदा एमएलसी दिलीप यादव पर दोबारा भरोसा जताया है। अब चुनावी मुकाबले का मौका एक दूसरे को नसीहत देने तक पहुंच गया है। इससे पहले जो एमएलसी रहे वो 6 वर्ष में कभी भी किसी व्यक्ति के पास नहीं गए जो उनके मतदाता थे। तो मुझे जो लग रहा है, माहौल जो दिख रहा है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे मतदाता हमको वोट डालेंगे। इटावा फर्रुखाबाद में कुल 1212 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। प्रचार थमने के बाद यहां सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये सीट सपा और बसपा का गढ़ मानी जाती है। सैफई, जसवंत नगर, इटावा इसी सीट के तहत आते हैं और इस सीट को जीतने के लिए भाजपा ने अपने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला सपा के हरीश कुमार सिंह से है। इसे लेकर यहाँ चुनावी तापमान आसमान पर है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नागरिकों ने वापस भेजा है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के 5 साल के काम को देखते हुए वापस जनादेश दिया गया है। ये बहुत बड़े संदेश हैं। ये बयान नहीं है, ये जनता का संदेश है। तमाम सियासी बयानबाजियों के दौर के बाद अब मतदाताओं की बारी है, जो ये तय करेंगे कि उनका विधान पार्षद कौन होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, बढ़ते आगे और पश्चिमी यूपी की हर हॉट सीट का विश्लेषण जरूरी है। शुरुआत मुरादाबाद और बिजनौर की जंग से करते हैं, क्योंकि ये जंग बेहद दिलचस्प है। किस तरह से जंग दिलचस्प है, आइए मैं जल्दी से आपको बताता हूं। सतपाल सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। संभल से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। 2014 से 2019 तक सांसद रहे थे। इस वक्त भाजपा के यूपी उपाध्यक्ष भी हैं। अजय मलिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सीट से कई पूर्व विधायक भी टिकट के लिए लाइन में थे, लेकिन आखिर में अजय मलिक का नाम फाइनल हुआ। अजय मलिक के भाई देवेंद्र मलिक ने भी निर्दलीय नामांकन किया था। उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, जबकि जांच में 3 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए। इसलिए मुकाबला मुरादाबाद बिजनौर में सीधे 2 प्रत्याशियों के बीच में है। मेरठ गाजियाबाद में कौन मारेगा बाजी, बड़ा सवाल। देखिए, धर्मेंद्र भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2014 में एमएलसी स्नातक का चुनाव लड़ा था। करीब 800 वोट से हार गए थे। सुनील रोहटा की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। नामांकन के आखिरी दिन को प्रत्याशी बनाया गया मेरठ गाजियाबाद सीट से। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सनुज शर्मा जुड़ गए हैं मेरठ से। सनुज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो
हॉट सीट की बात करें, इस हॉट सीट पर किस तरह से मुकाबला है? जी रोहित जी, देखिए बिल्कुल जो मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट की बात करूं तो वाकई राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, जहां बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस मैदान में डटे हुए हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का विजय रथ जारी रहे और यहां आसानी से कमल खिल जाए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की बात कर ले तो राष्ट्रीय लोकदल भी समाजवादी पार्टी की मजबूती के साथ पूरी तरीके से मैदान में डटा है। बीजेपी की बात कर लेता हूं तो बीजेपी ने धर्मेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है। एक बार वो पहले भी एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल ने यहां से सुनील रोहटा को मैदान में उतारा है। जयंत चौधरी के खास माने जाते हैं, बड़ा भरोसा जताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ जो चार जिले हैं वो 4 जिले इसमें आते हैं। तमाम नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं, चारों जिलों में जा रहे हैं और पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, बीजेपी के प्रत्याशी से बात कर लीजिए, सीधा कहते हैं कि चुनाव वो जीतेंगे, कोई सामने उनके टिकेगा ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी सुनील लोहटा से बात कर लीजिए तो उनका कह रहा है कि बीजेपी को इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। पंकज सिंह लगातार मेरठ में डेरा डाले हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से बनाया जाए। और यदि सुनील लोहटा की बात कर लेते हैं तो जितने विधायक हैं, जितने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने बनाए थे, हर मोर्चे पर पूरी तरीके से घेराबंदी की जा रही है। चर्चा ये कही जाती है कि 2 सीटों पर तो बड़ी दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी। और अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से, सनुज शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आप वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी विधान परिषद चुनाव का विश्लेषण जारी रहेगा। बात हम कर रहे हैं विधान परिषद चुनाव की रणनीति की बिसात का पूरा विश्लेषण जारी है। अब बात मुजफ्फरनगर सहारनपुर के मुकाबले की कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर सहारनपुर की अगर बात करें तो वंदना वर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुजफ्फरनगर से जिला पंचायत सदस्य हैं और जिला अध्यक्ष का पद चाहती थी, लेकिन वीरपाल निरवाल को भाजपा ने जिला अध्यक्ष बनवाया और अब उन्हें एमएलसी का टिकट दिया गया है वंदना शर्मा को। बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शशांक शेखर के भाई की पत्नी हैं और मोहम्मद आरिफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्हें राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन है। मोहम्मद आरिफ कारोबारी हैं। 2017 में बुढ़ाना सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे, तब उन्होंने बसपा से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। तब से ये सपा से जुड़ गए, अब सपा ने इनको प्रत्याशी बनाया है। सुशील शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीट पर इन 3 प्रत्याशियों के बीच में टक्कर है। तमाम चर्चा के बीच में निर्विरोध निर्वाचन वाली सीटों का जिक्र भी जरूरी है। इसी में एक सीट है मथुरा, एटा, मैनपुरी, जहां से भाजपा की निर्विरोध जीत हुई है। इन 3 जिलों में विधान परिषद की 2 सीटें हैं। ओम प्रकाश सिंह भी निर्विरोध जीत चुके हैं। आशीष यादव की भी निर्विरोध जीत हुई है। जब यहां पर नामांकन हो रहे थे तो बड़ा बवाल हो गया था। सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह के हाथ से पर्चा छीनकर फाड़ने की घटना सामने आई थी। उदयवीर सिंह के साथ मारपीट भी हुई थी। अब भाजपा यहां पर निर्विरोध जीत चुकी है। रामपुर बरेली विधान परिषद सीट का मुकाबला भी दिलचस्प है। टक्कर कांटे की है, ऐसा दावा है कि कोई सियासी दल यहां पर जीत का दावा नहीं कर पा रहा है। सभी का दावा है कि हमारे उम्मीदवार सबसे आगे हैं। इस पर बात करेंगे, पहले चुनावी बिसात को आपको समझा देते हैं। रामपुर बरेली के रण को समझिए। कुंवर महाराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, बरेली के पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तभी भरोसा जाहिर किया है कुंवर पर भारतीय जनता पार्टी ने। मशकूर अहमद मुन्ना सपा प्रत्याशी आजम खान के करीबी हैं। रामपुर के चमरौआ से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा इटावा फर्रुखाबाद की सियासी जंग की बात कर ली जाए, प्रांशु दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले ही साल उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। 2002 में ही भाजपा से जुड़े हैं। फर्रुखाबाद सदर से विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के भतीजे हैं। हरीश यादव की अगर बात करें, सपा के प्रत्याशी हैं। नामांकन के दौरान इनके साथ हाथापाई हुई थी। हरीश कुमार यादव ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेताओं ने इन्हें दौड़ा कर पीटा, इनका नामांकन पत्र भी फाड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद नामांकन भरने में कामयाब और प्रांशु दत्त के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आगरा फिरोजाबाद की जंग की बात कर ली जाए तो विजय शिवहरे भाजपा के प्रत्याशी हैं, संगठन से आते हैं, प्रदेश मंत्री हैं। 2016 से 2020 तक आगरा के जिला अध्यक्ष रहे। युवा मोर्चा में रहते हुए कई पदों पर तैनात रहे।
दिलीप यादव से इनका मुकाबला है। सपा प्रत्याशी से अखिलेश ने एक बार फिर इन पर भरोसा जाहिर किया। 2016 में इसी सीट से एमएलसी चुनाव जीते थे और फिरोजाबाद के रहने वाले हैं दिलीप यादव। अब पीलीभीत शाहजहांपुर के संग्राम की जानकारी भी आपको दे दूं। सुधीर कुमार गुप्ता भाजपा प्रत्याशी, 20 नेताओं ने टिकट मांगा, जिसमें सुधीर का नाम फाइनल हुआ। सुधीर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, राइस मिल के अलावा हॉस्पिटल चलाते हैं, शहर में अच्छी पहचान रखते हैं और ये बीजेपी के प्रत्याशी। इनका मुकाबला अमित यादव उर्फ रिंकू से है, जो कि सपा प्रत्याशी है, शाहजहांपुर के तिलहर के रहने वाले हैं। 2016 में इसी सीट से एमएलसी चुने गए थे। 2016 में जेपीएस राठौर को 2206 वोटों से हराया था। सनुज हमारे साथ जुड़े हुए। सनुज, इसके इतर अब हमने जो बात की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिन तमाम बाकी सीटों की बात की, चाहे प्रांशु दत्त की सीट हो, चाहे रामपुर की मुरादाबाद रामपुर की अगर बात करें, ये तमाम सीटें भी हैं जहां पर दिग्गजों के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। सनुज, जी रोहित जी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, दिग्गजों के बीच यहाँ एक मजबूत टक्कर देखने को मिल रही है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो देखिए राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें दी, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ और गाजियाबाद। एक सीट पर जो बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर सीट है, वहां पर नरेंद्र भाटी चुनाव जीत चुके हैं, निर्विरोध वहां पर चुनाव जीत चुके हैं। और जो सुनीता शर्मा राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी थी, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। अब सबकी नजरें यूं तो देखिए सारी सीटें अहम है और ऐसा भी पहली बार होने जा रहा है। बीजेपी के यूं तो कई बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में ऐसा होगा कि जब बहुमत में, विधान परिषद में भी जो पूर्ण बहुमत है वो होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए घूम फिर के जो तस्वीर है वो यही निकल कर आ जाती है। राष्ट्रीय लोकदल को खुद को साबित करना है, खाली मेरठ गाजियाबाद सीट पर ही नहीं बल्कि कई सीटों पर वो समर्थन दे रही है, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। और दूसरी बात, बीजेपी के नेताओं को भी खुद को साबित करना पड़ेगा। यूं तो करीब 2250 वोटें हैं। अगर मैं मेरठ और गाजियाबाद सीट की बात कर लेता हूं, इसमें मेरठ में सबसे ज्यादा वोटें हैं और सबसे ज्यादा वोटों में आप देख लीजिए कि मेरठ में 2 मंत्री बनाए गए हैं, डॉक्टर सौमित्र तोमर और दिनेश खट्टर। दोनों मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर लगी हुई है। दो कितनी वोट दिला पाते हैं, दांव पर है। बिल्कुल सनुज, आपने कहा। अनुभव, मैं आपके पास आऊंगा। अनुभव, इसके अलावा अगर अवध और पूर्वांचल की बात करें तो कौन सी ऐसी हॉट सीट्स हैं जिन पर आपको लग रहा है कि बड़े चेहरों की खुद भी प्रतिष्ठा दांव पर है और ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं? अनुभव, देखिए हम लखनऊ की बात करेंगे रोहित जी, लखनऊ उन्नाव की सीट। यहाँ पर अगर आप देखिए तो रामचंद्र प्रधान को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। 2013 में बसपा छोड़कर वो ज्वाइन किया था, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और उनका मुकाबला किससे? उनका मुकाबला है सुनील साजन से, टीम अखिलेश के सबसे खास मेंबर, और वो 2016 में निर्विरोध उसी सीट पर चुन लिए गए थे। यानी इसी लखनऊ और उन्नाव की जो स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की जो सीट है उस पर वो निर्विरोध चुने गए थे। इस बार मुकाबला बीजेपी से है, कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने पूरा मंत्रियों की फौज, विधायकों की फौज, सबको लगा रखा है। और आप ये देखिए कि अगर हम देखें पोलिंग सेंटर और वोटर्स को, तो लखनऊ में तकरीबन 1700 वोटर हैं, जबकि उन्नाव में वोटर ज़्यादा हैं। कुल मिला के 4022 के आसपास वोटर हैं लखनऊ उन्नाव की सीट पर, और उसमें उन्नाव में सीटें ज़्यादा हैं। 10 पोलिंग स्टेशन लखनऊ में बनाए, जबकि 17 बनाए गए हैं उन्नाव में। पर बीजेपी की जो तैयारी हमें नज़र आ रही है, वो समाजवादी पार्टी की तो तैयारी कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। यहाँ पर लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम देखें सुनील साजन की तरफ से ऐसी कोई बैठक में नज़र नहीं आ रही। ये तो लखनऊ की बात हो गई। दूसरा, प्रतापगढ़ की भी सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बीजेपी ने वहां पर पूर्व विधायक हरिप्रताप सिंह को उतारा, अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन उस सीट पर लंबे समय से कब्जा है अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी का, जो राजा भैया के हम कहें तो रिलेटिव हैं, उनका कब्जा है। अब ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार कैसे इस चुनाव को जीतेंगे, किस तरीके से, क्या रणनीति अपनाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम जौनपुर की बात कर लें, ब्रजेश सिंह पिंसू धनंजय सिंह के रिश्तेदार हैं, अभी तक वो भी मेंबर थे। 7 तारीख को उनका भी कार्यकाल खत्म हुआ, पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तो ये दोनों सीटें बड़ी अहम है, तीनों सीटें, चाहे सुनील सिंह साजन हो, चाहे जौनपुर की बात आपने बताई, उन तमाम सीटों पर नजर रहेगी। और एबीपी गंगा दर्शकों को लगातार मतदान से लेकर मतगणना तक
विधान परिषद चुनाव की हर जानकारी, जिस तरह से हर चुनाव की जानकारी हम सबसे पहले देते हैं, इन चुनावों में भी एक एक बात की जानकारी दर्शकों तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। अनुभव आपका शुक्रिया, सनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कार्रवाई के उस बुलडोजर की जो अधिकारियों की तरफ घूमने वाला है। योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद से लगभग हर जिले में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन चुभने वाला सवाल यह है कि जब अवैध निर्माण या अवैध कब्जा हो रहा था तब बुलडोजर चलाने वाले ये अधिकारी कहां थे? 30 मार्च को जब लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट पर कार्रवाई हुई तो एबीपी गंगा ने यह सवाल डंके की चोट पर उठाया था और अब ऐसे अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार हो रही है। ऐसे इंजीनियर्स की भी अब शामत आने वाली है। अवैध निर्माण पर बड़े एक्शन की बारी, आंखें बंद कर बैठे थे अधिकारी। कुर्सी पर जब खतरा आया तब जाकर बुलडोजर चलवाया। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में बुलडोजर जितना चर्चित नहीं हुआ उतने दूसरे कार्यकाल के 1 महीने के भीतर ही हो गया। जिन जिलों में बुलडोजर जंग खा रहा था वहां भी अब ये पीला पंजा खूब दहाड़ रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर जब ऊंची ऊंची इमारतें हैं और कई हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे या अवैध निर्माण हो रहे थे तो ये अधिकारी कहां थे? हालांकि अब इन अधिकारियों के भी हिसाब किताब का वक्त आने वाला है। दरअसल अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। लखनऊ में जिस यजदान बिल्डर्स ने अवैध अपार्टमेंट खड़ा किया था उसे संरक्षण देने वाले अधिकारी भी नपने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 1 जून 2016 से अब तक तैनात रहने वाले अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता का ब्यौरा सरकार तक पहुंचाने की तैयारी हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार ने पूरी डिटेल मांगी है। 30 मार्च को जब लखनऊ के यजदान बिल्डर के अवैध अपार्टमेंट पर कार्रवाई हुई थी तभी एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने डंके की चोट पर अधिकारियों से ये सवाल पूछा था कि आखिर उनके रहते इतनी बड़ी इमारत कैसे तैयार हो गई। कैसे खड़ी हो गई? आप बताइए, जोनल अधिकारी खड़ी कैसे हो? आज आप तोड़ रहे हैं नौकरी में 15-20 साल से, खड़ी कैसे हो गई? बताइए, अवैध इमारतें खड़ी कैसे हो जाती? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका 2016 में डेमोलिशन ऑर्डर किया गया था। इसके बाद उन्हें कंपाउंडिंग मैप। अरे भैया, एक दिन में खड़ी होती है इतनी बिल्डिंग? ये बड़ी बिल्डिंग, इसमें जेसीबी लगाए हो, 30 मजदूर लगाए हो तो इसमें पैसा लगता है ना। ये सीनियर अधिकारी, जूनियर अधिकारी नहीं तो किस हैसियत से आप आए? चलिए ठीक है, मैं अपना अनुपालन करने अनुपालन कर रहे हैं। आप बताइए, बस ठीक है, बस हो गया ना। एबीपी गंगा के चुभने वाले सवाल पर उसी दिन प्रशासन में हड़कंप मच गया था और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। कार्रवाई सिर्फ यजदान बिल्डर के मामले पर ही नहीं होनी है, कार्रवाई की लिस्ट तो बहुत लंबी है। जिन इमारतों को जमींदोज करना है उसकी लिस्ट प्रवर्तन के सभी जोनल ऑफिसर्स को सौंपी जा चुकी है। मतलब पहले अवैध निर्माण ढाहे जाएंगे और फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चलेगा जिनके संरक्षण में ये इमारत सीना तानकर इतनी ऊंची खड़ी हो गई। शासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो जोनल अधिकारी अपना लक्ष्य पूरा नहीं करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हम आपको बता दें कि लखनऊ में बड़ा एक्शन होने वाला है, जहां 6 महीने के भीतर गिराए जाएंगे 400 अवैध निर्माण। इसे जरा गौर से आप इस बात को सुनिए। लखनऊ में 6 महीने के अंदर 400 अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। एलडीए ने अवैध अपार्टमेंट की लिस्ट तैयार कर ली है, अवैध कॉम्प्लेक्स की भी लिस्ट बनकर तैयार है। इन्हें तोड़ने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। 400 अवैध निर्माण में से 90% अपार्टमेंट हैं। सोचिए, 400 अवैध निर्माण ढाए जाएंगे, इसमें 90% अपार्टमेंट हैं। कार्रवाई के दायरे में करीब 10,000 फ्लैट और दुकानें हैं। आप भी उस लिस्ट को जरूर चेक करिएगा, कहीं आपको भी किसी ने बेवकूफ बनाकर फ्लैट तो नहीं बेचा है। ये फ्लैट और दुकानें अवैध अपार्टमेंट में शामिल किए गए हैं, यानी बड़े स्तर पर पीला पंजा चलने वाला है। एबीपी गंगा के कुछ अब बड़े सवाल हैं।
सवाल ये कि अफसरों की नाक के नीचे कैसे अवैध निर्माण हो जाता है, कैसे गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो जाती हैं। 400 इमारतें कई सालों में बनी होंगी, अफसर कहां थे? क्या बिना अधिकारियों की मिलीभगत के मुमकिन है? एलडीए के इंजीनियरों ने ड्यूटी नहीं निभाई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब भी एलडीए को देना होगा। अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों को किसकी सरपरस्ती थी, उन लोगों को भी तलाशना होगा। अफसर ईमानदार होते तो क्या आज ढहाने की नौबत आती? इमारत ही खड़ी नहीं होती। बिल्डरों की सच्चाई जनता कैसे जान पाएगी? कोई निर्माण सही या गलत ये आम लोग कैसे तय करेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अवैध इमारतों में निवेश करने वाले किसकी वजह से फंसे, ये भी बड़ा सवाल है। अफसरों से बुलडोजर का खर्च क्यों ना वसूला जाए? अवैध इमारतों में मकान खरीदने वाले किसकी वजह से बर्बाद हुए? ये बड़े सवाल एबीपी गंगा आज उठा रहा है, जिनके जवाब देर सवेर एलडीए के तमाम आला अधिकारियों को देने होंगे। अब बात करते हैं अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जो नीति पहले कार्यकाल में थी, उसकी छाप दूसरे कार्यकाल की शुरुआती दिनों में भी खूब दिख रही है। हर रोज एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लग रही है और इस कार्रवाई की चर्चा ऑपरेशन लंगड़ा के नाम से एक बार फिर जमकर हो रही है। बदमाशों के पैर में गोली, यूपी पुलिस की बंदूक वाली बोली। अपराधियों में मची भागम भाग, पुलिस की बंदूक उगल रही आग। भैया जी अब ना करूंगा, भैया जी अब ना करूंगा, भैया जी अब ना करूंगा। योगी सरकार 2.0 का अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बदमाशों में फिर खौफ की वही तस्वीर दिखाई दे रही है जो योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में दिखाई देती थी। ये योगी सरकार 2.0 का ऑपरेशन क्लीन पार्ट 2 है जो शहर शहर नजर आ रहा है। ये योगी सरकार 2.0 में यूपी पुलिस का एक्शन अवतार है, जहां हापुड़ से सहारनपुर तक बदमाशों को कानून के रखवालों ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हर जिले में पुलिस अधिकारी बदमाशों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और कहीं एनकाउंटर के दौरान तो कहीं छापेमारी में उनकी गिरफ्तारी हो रही है। गुरुवार को अलग अलग जगहों से एनकाउंटर की खबरें आई। संभल में मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले इन्होंने मोटरसाइकिल लूटी थी, दोनों के पैर में ही गोली लगी है। इसी तरह बुलंदशहर में भी एनकाउंटर के दौरान जिन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, उनके पैर में गोली लगी। हरदोई में एनकाउंटर के दौरान 2 लुटेरे पकड़े गए, एक के पैर में गोली लगी। हापुड़ में भी एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में महिला की हत्या के बाद रेप करने के आरोपी को भी पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रयागराज में 25,000 के इनामी बदमाश दीपक सिंह को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के दौरान इसके भी पैर में गोली लगी थी। एनकाउंटर की थ्योरी पर कई बार सवाल भी उठे। अखिलेश यादव ने इसे ठोक दो की परिभाषा दी, लेकिन सरकार लौटने के बाद पुलिस ने अपने तेवर नहीं बदले। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभी चल रहा है वैसे आगे भी चलेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गोरखपुर हमले को लेकर अब सियासत शुरू हो गया। मुर्तजा के परिवार वालों ने कहा था कि वो मानसिक रोगी है। उसके परिवार के बयान पर अखिलेश ने भी जांच की मांग उठा दी थी, लेकिन अब भाजपा ने अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर फिर वही बयान दिया जो चुनाव प्रचार के दौरान खूब गूंजता था। मुर्तजा कबूल रहा गुनाह, फिर क्यों सियासत की पनाह। आतंक वाली जांच में राजनीति का क्या काम? कोई बचा नहीं पाएगा। अपराधी और आतंकी जो भी होगा वो उत्तर प्रदेश और देश में बच नहीं पाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। इस बार वजह है गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर दिया गया अखिलेश यादव का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले की हर एंगल से जांच होनी चाहिए। अभी
जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। अब अखिलेश के इसी बयान पर उनके विरोधी उबल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो 2013 वाला मामला उठा लाए, जिसे लेकर भाजपा दावा करती है कि अखिलेश सरकार में आतंकियों पर से मुकदमे हटाए गए थे। अब वो अपराधी है कि आतंकवादी है, ये जांच करने वाली जांच एजेंसी को जांच करने में एक तरह से श्री अखिलेश यादव जी ऐसा बयान देकर के बाधा डालने का काम करते हैं, जैसे कि 2013 में ये जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। इधर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को 2013 की याद दिला रहे थे। उधर स्वतंत्र देव सिंह अखिलेश से मुर्तजा जैसे मानसिक रोगियों की लिस्ट मांग रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया, अखिलेश जी, यदि आपके पास और भी मानसिक रोगियों, आतंकियों की कोई सूची है तो उसे योगी जी तक पहुंचाएं, जिससे सभी का समय से उचित इलाज हो सके। सियासत में बयानों की बहुत अहमियत होती है और अखिलेश यादव ने मुर्तजा मामले में हर एंगल से जांच की मांग उठाकर भाजपा को वो मौका दे दिया है जिसे कैसे भुनाया जाए ये भाजपा अच्छे से जानती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात तो चुभेगी में आज इतने दीजिए इजाजत, नमस्कार।